हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ। स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, और इसके अलावा हमारी टीम जो बच्चों से कॉल पे बात करती है तो वहाँ से भी बहुत सारा जो है जवाब ये आ रहा है कि कंपनी लॉ स्टार्ट कीजिए यूट्यूब पर। सो आज से हम कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी लॉ के ये लेक्चर्स जो है बीकॉम स्टूडेंट, बीबीए स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट और 11th-12th वाले भी अटेंड कर सकते हैं, बेसिक सीखना हो तो। आइए, कंपनी लॉ का आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि जैसे कंपनी होती क्या है और उसकी कौन कौन सी टर्म्स है जो हमें आगे आने वाले सारे चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो एक ओवरऑल समरी आज के चैप्टर में, आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे और फिर डिटेल में जो है धीरे धीरे आगे के लेक्चर के अंदर उसको समझेंगे। तो आज का लेक्चर जो है तकनीकी रूप से लॉ की लैंग्वेज में कम होगा, लेकिन सिंपल बहुत ज़्यादा होगा। आम भाषा के अंदर आपको बताया जाएगा कि कंपनी लॉ क्या होता है और उसके साथ साथ में कुछ लॉ के वर्ड्स के बारे में भी आपको समझाया जाएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले सबसे पहले यही बोलूँगा आपको, प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज के ऊपर लगने वाला कानून। तो कंपनी लॉ के अंदर जो हमारा लॉ लगता है वो है कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि कंपनी अधिनियम 2013। इससे पहले भी एक एक्ट लगता था जो कंपनीज पे लगता था, वो था कंपनीज एक्ट 1956 यानी कि कंपनी अधिनियम 1956, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया और अभी कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी है क्या। कंपनी है क्या, इससे पहले हम बात करनी पड़ेगी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, एकल व्यापार क्या है। एकल व्यापार क्या होता है डिटेल में नहीं, लेकिन सिंपली अगर देखें तो एकल व्यापार वो व्यापार होता है जिसके अंदर जो बिजनेसमैन होता है, जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो कोई एक व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति होता है ना। जैसे एक मिस्टर गणेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए उसके अंदर लगा दिए। अब वो बिजनेस करेगा, खुद करेगा उस बिजनेस को, उससे प्रॉफिट होगा तो उसका, अगर उससे लॉस हो गया तो वो भरेगा, अगर बिजनेस बर्बाद हो गया तो उसकी पूरी पूंजी भी किसकी डूब जाएगी? उस मिस्टर गणेश की। ओके, तो इस चीज से बचने के लिए और बिजनेस को थोड़ा बड़ा करने के लिए, जहां पर पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है, लोग करते हैं साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम 2 साझेदार यानी कि पार्टनर होते हैं, 2 लोग होते हैं जो पूंजी लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, सब जने मिलकर के पैसा लगाते हैं, किसी को एक साथ 2 लाख रुपए नहीं लगाने, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 30,000 लगाए, सब मिलकर के व्यापार करते हैं। और इससे क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में बढ़ता है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो भी सब भरेंगे, और अगर व्यापार डूब जाता है तो किसी का एक साथ 2 लाख रुपए नहीं डूबेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा डूबेगा। ओके, अब इससे भी बड़े स्तर पर अगर व्यापार करना है, करोड़ों में करना है, और इतनी आपके पास पैसा नहीं है, और अगर पैसा है भी तो आप अकेले नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि अगर लॉस हो जाए, क्योंकि व्यापार का कुछ भरोसा नहीं है ना। व्यापार में तो कुछ भी हो सकता है, बिजनेस तो बिजनेस होता है, तो उसमें हैवी प्रॉफिट भी हो सकता है, कई बार नहीं भी चलता है व्यापार। ओके, तो उस केस में रिस्क भी रहती है कि कैपिटल डूब जाएगी, तो फिर वहां पर इस रिस्क को और लोगों में बांटने के लिए कंपनी नाम की चीज आती है कॉन्सेप्ट में। इसके अंदर क्या होता है, किसी एक का पैसा नहीं लगा होता, बहुत सारे लोग मिलकर के पैसा लगाते हैं, है ना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग आपने देखा होगा, कभी कुछ लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है तो क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है पैसा उठाया जाता है, या फिर बहुत सारे लोग गरीब जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए भी आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे, कुछ लोग ढाबा चलाते थे, बाबा का ढाबा ऐसा कुछ था, है ना। क्राउड फंडिंग के जरिए उनकी हेल्प की गई। तो क्राउड फंडिंग में क्या होता है, जैसे एक तो मैं 1 लाख रुपए खुद किसी को दे दूं, एक क्या है, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने कितने दिए, और 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो किसी पे इतना बड़ा दबाव भी नहीं पड़ा, और नॉर्मली सबने पैसा लगाया, लेकिन एक क्राउड फंड इकट्ठा हो गया, उससे उसकी हेल्प हो गई। तो ऐसे कैसे कंपनीज के अंदर भी फंडिंग की जाती है पब्लिक से। अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो वैसे कंपनी प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है, लेकिन मैं यहां पर आज के एग्जांपल के अंदर पब्लिक कंपनी लूंगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे।
लेकिन हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर के अंदर पब्लिक कंपनी लेके चलेंगे। ओके, इसमें क्या होता है कि पब्लिक में से बहुत सारे लोग जो है कंपनी में पैसा लगा देते हैं और फिर प्रॉफिट होता है वो भी सब में बढ़ता है, और अगर लॉस हो जाता है तो भी किसी को लॉस तो बियर नहीं करना पड़ता है, लेकिन ठीक है प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर कंपनी डूब जाती है तो जो पैसा लगा हुआ है वो डूबता है और किसी का एक साथ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सबका होता है। ओके, तो रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं भैया, ये जो कंपनी है, हाँ, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? हो सकता है कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो सकता है कोई पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि पहले से व्यापार चल रहा है लेकिन उसको बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कंपनी बनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होती है, और वो पब्लिक से उठाया जाता है। इसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो जो लोग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको बोला जाता है प्रमोटर। प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक, उनको क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स। अब यहां पर थोड़े टेक्निकल वर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवर्तक। तो कोई आपसे पूछे सर प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। प्रमोटर वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया होता है कि इतने बड़े बिजनेस को करना है, कैसे नहीं करना है। ओके, ये लोग प्रमोटर होते हैं जो पहल करते हैं कंपनी को बनाने की या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने की। इनका आइडियाज होता है कि इस बिजनेस को कैसे बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, अब ये जो प्रमोटर्स होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर हटा दूंगा, ये वैसे भी एक्ट है नहीं कुछ काम का। ये जो प्रमोटर्स होते हैं ये कंपनी का करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, और ये रजिस्ट्रेशन जिस व्यक्ति के पास में कराते हैं उसको बोला जाता है ROC। ROC की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर आपने आज का लेक्चर पूरा अटेंड कर लिया तो आप कंपनी अकाउंट के अंदर चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर कुछ वर्ड्स आएंगे और वो जो चैप्टर है उसको पढ़ करके आपको समझ में आने लग जाएगा ये क्या कह रहा है, क्योंकि आज सारे के सारे उसके टेक्निकल वर्ड्स और उसका कॉन्सेप्ट, कंपनी कैसे बनती है, वो डिटेल में मैं बताने वाला हूं और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। ओके ओके, सो ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट का ये एक एम्प्लॉय होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है ये, और MCA के अंदर आता है ये। ओके, ये हर राज्य के अंदर, एक दो बड़े बड़े जो शहर होते हैं हर राज्य के, हर स्टेट के अंदर आपको मिल जाएगा। जो प्रमोटर्स होते हैं वो इसके पास अप्लाई करते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। लेकिन कंपनी का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ फॉर्म्स जमा कराने होंगे, अप्लाई करना होगा ROC के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। ओके, मान लेते हैं आप खुद प्रमोटर हैं और आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप किसके पास कराएंगे? ROC के पास। तो इसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में आपको बनाने होते हैं दो डॉक्यूमेंट, फॉर्म फिल करने होते हैं। एक होता है MOA और एक होता है AOA। MOA एंड है, और नहीं है, ठीक है, सॉरी मैंने और लिख दिया। MOA एंड AOA। आप बोलेंगे सर ये क्या है? MOA का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये तो हो गया MOA का फुल फॉर्म। ठीक है, AOA का फुल फॉर्म होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हिंदी में इनको बोला जाता है पार्षद, इसको बोला जाएगा पार्षद सीमा नियम, और ये हो जाएंगे पार्षद अंतर नियम। ठीक है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम लॉ की लैंग्वेज में इनको बोला जाता है। ये होते क्या है? MOA जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? MOA के अंदर कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, उसकी डिटेल, कंपनी बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों कंपनी खोलना चाहते हैं, क्यों लोगों से बहुत सारा पैसा उठा के आप क्या व्यापार करेंगे, कितनी कैपिटल चाहिए, कंपनी का ऑफिस कहां होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, है ना। ये सब ऐसी डिटेल्स MOA के अंदर लिखनी होती है। AOA के अंदर क्या होता है? कंपनी की इंटरनल रूल्स क्या होते हैं, कंपनी की इंटरनल पावर्स क्या होगी, आंतरिक शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी, रूल्स क्या होंगे, वो सब AOA के अंदर लिखे होते हैं।
यानी कि कंपनी की पूरी एक आप बोल सकते हैं संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे कैसे कंपनी की ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का इनको संविधान बोला जाता है। ओके, सॉरी, ओके, ये और क्या करना होता है, और कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, डायरेक्टर को हिंदी में बोलते हैं निर्देशक या संचालक भी बोलते हैं, ठीक है। कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है, वो डायरेक्टर जो होगा उस व्यक्ति का नाम, उसके जो भी प्रूफ वगैरह है वो सब, ओके। और इसके अलावा एक मेन चीज और है, डायरेक्टर वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास होता है डिन। क्या होता है, डिन। डिन की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर की पहचान के नंबर होते हैं। जैसे अगर आपको वोट देना है, मत देना है ना, वोटिंग आप कब दे सकते हैं, वोट कब देने का अधिकार हो, जब आपकी उम्र 18 से ऊपर हो और फिर उसके बाद में आपके पास क्या हो, वोटर आईडी कार्ड हो, तभी आप वोट दे सकते हैं। ऐसे कैसे डायरेक्टर बनने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, वो होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास डिन होना चाहिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए वैसे डिन होना चाहिए। और ये डिन जो है आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं अप्लाई करके ऑनलाइन, अगर आप एलिजिबल है तो। और एक बार किसी व्यक्ति के पास डिन आ जाता है तो फिर वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। ओके, तो ये प्रमोटर बताएंगे कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है। ओके, इसके अलावा कंपनी डायरेक्टर ऑनलाइन जो है, ये प्रमोटर्स जो है वो जो रजिस्ट्रेशन फीस है, पंजीयन जो शुल्क है वो जमा करा देंगे आरओसी के पास में। तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के किसके पास जमा करा दिया जाएगा, आरओसी के पास में। क्यों, ताकि कंपनी का क्या हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, कंपनी के पंजीयन का सर्टिफिकेट मिल जाए। आरओसी क्या करेगा, इन सबको अच्छे से जांचेगा और देखेगा अगर सब ओके हैं, कोई कमी नहीं है, अगर कमी होगी तो वापस इनसे कांटेक्ट करेगा, इनको बोलेगा ये सुधारो। अगर कोई कमी नहीं है तो डायरेक्टर क्या करेगा, सॉरी आरओसी क्या करेगा, कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देगा। कंपनी का क्या इशू कर देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। हिंदी में बोलते हैं इसको पंजीयन का प्रमाण पत्र। जैसे ही पंजीयन का प्रमाण पत्र कंपनी का इशू हो जाता है तो उसको बोला जाता है, इस घटना को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी का समामेलन। लॉ की लैंग्वेज में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या समामेलन मतलब क्या, यही है। कंपनी का कभी भी इनकॉर्पोरेशन या समामेलन वर्ड दिख जाए मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन। ओके, जब कंपनी का सर्टिफिकेट मिलता है यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है ना, तो सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी के लिखे होते हैं CIN नंबर। हर कंपनी को एक नंबर दिया जाता है जो हर कंपनी का अलग होता है। जैसे हर व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड अलग होता है, हर व्यक्ति का आधार कार्ड अलग होता है, हर डायरेक्टर का डिम नंबर अलग होता है, हर कंपनी का सिन नंबर अलग होता है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफाई नंबर। ये जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ में कंपनी को ये सिन नंबर में मिलता है। जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो कंपनी का हो जाता है बर्थ। बर्थ मतलब कंपनी का जन्म हो जाता है, और कंपनी को माना जाता है एक पर्सन। क्या माना जाता है, कंपनी को एक व्यक्ति माना जाता है, लेकिन कैसा, नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। हिंदी बोले कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे रोबोट है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल चीज वो होती है जिसको इंसान बनाता है, प्रकृति नहीं बनाती। जिसको प्रकृति बनाती वो नेचुरल होता है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, फिर कंपनी जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद कंपनी को राइट होता है साइन करने का, साइन करने का भी अधिकार मिल जाता है। साइन करने का अधिकार मतलब जहां कहीं भी कंपनी को एग्रीमेंट करना है, जहां कंपनी को अपने नाम से एसेट खरीदनी है,
अपने नाम से जो भी काम करना होता है वहाँ पर कंपनी क्या कर सकती है, साइन कर सकती है। अब कंपनी साइन कैसे करेगी, एक डॉक्यूमेंट उठ के क्या साइन करेगा, उसके हाथ पैर निकल जाएंगे, नहीं, कंपनी को क्या मिलती है, एक सील मिल जाती है, उसको हिंदी में बोलते हैं सार्वमुद्रा, सार्वमुद्रा मिल जाती है उसको। और जैसे सील मिल जाती है ना, उसके बाद में जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो कंपनी की सील लगाता है जहां पर भी कंपनी को एग्रीमेंट करना है और अपने साइन कर देता है और अपना डिन नंबर भी वहां पर लिख देता है और सिन नंबर भी लिख देता है कंपनी का, वो सील के साथ जुड़ा होता है। और उसके बाद में कंपनी जो है काम करना स्टार्ट करती है। कंपनी का जैसे ही जन्म हो गया, हाँ जी, इनकॉर्पोरेशन हो गया, अब कंपनी आगे की कार्रवाई करेगी। आगे की कार्रवाई कंपनी क्या करेगी, करेगा ये डायरेक्टर, जिसको अपॉइंट इसलिए किया गया था ताकि ये आगे की कार्रवाई करे। डायरेक्टर ने निर्देशक, हर कंपनी के डायरेक्टर तो होते ही हैं ना। अगर आप थोड़ी बहुत बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, है ना, और आपका सपना हो बड़ा व्यापार खोलने का, और आपने ऐसी न्यूज़ वगैरह या ऐसे वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो आपने देखा होगा MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी के व्यापार को रन करता है ना, ये कंपनी का एम्प्लॉय होता है, यानी कि एक तरह के कर्मचारी भी होता है, ठीक है, ओके। और इसको अपने काम के बदले में जो रेम्यूनरेशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसको सैलरी बोलते हैं, ओके, वेतन वगैरह इसको मिलता है, ओके। अब डायरेक्टर काम स्टार्ट करेगा। डायरेक्टर क्या करेगा कि भैया ये कंपनी जो है, हाँ, इसको खोलने का उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, किसी एक व्यापार को करना इसका खोलने का उद्देश्य था, बिल्कुल। अब व्यापार करने के लिए क्या चाहिए कि सर, उसके लिए तो चाहिए कैपिटल। कैपिटल कहाँ से लेनी है, मैं मान रहा हूँ पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से पैसा उठाना है, फंड रेज करना है, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसे के बिना व्यापार होगा नहीं, बिजनेस का एक्सपांसन नहीं होगा, फिर कंपनी खोलने से मतलब क्या। तो ये फिर डायरेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगा। प्रोस्पेक्टस, आप बोलोगे सर ये क्या होता है, अभी बताते हैं। प्रविवरण, बहुत सारे वर्ड बताए ना मैंने आपको नए नए, है ना, प्रविवरण बोलते हैं हिंदी में इसको। जैसे मैंने आपको डिन नंबर बताया, ROC बताया, MOA बताया, AOA बताया, सिन नंबर बताया आपको, और जो कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको प्रमोटर बोलते हैं, डायरेक्टर क्या होता है ना, ये सब बताया मैंने आपको। तो ऐसे कैसे अब बारी आती है प्रोस्पेक्टस की, प्रविवरण की। ये जो वर्ड्स है ना, बहुत सारे ऐसे बताते जाऊंगा, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस लॉ को, इस कानून को समझने में। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको रेड प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। एडवर्टाइजमेंट होता है, एक विज्ञापन होता है, और ये एडवर्टाइजमेंट जो है कंपनी की वेबसाइट पर और न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। न्यूज़पेपर के अंदर क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है इस प्रोस्पेक्टस को, प्रविवरण को, ठीक है। ये विज्ञापन होता है, किस चीज़ का विज्ञापन होता है, वही फंड रेज करने के लिए किया जाना विज्ञापन है। इस ऐड को करते हैं न्यूज़पेपर में और कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी जो सारा का सारा बिजनेस प्लान है उसको लिखा हुआ होता है कि कंपनी पब्लिक से पैसा उठा के क्या करेगी, कौन सा बिजनेस करेगी, क्या आइडिया है, कैसे करेगी, कैसे पैसा कमाएगी। और कंपनी अगर पहले से सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी थी तो उसके पिछले 5-10 साल के, 3-4 साल के क्या क्या रेवेन्यूज हैं, वो सारा इस प्रोस्पेक्टस में शामिल किया जाता है, ओके। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की सारी बिजनेस प्लान, सारी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में डाल दी जाती है और इसको पब्लिक में इशू कर दिया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि कंपनी को कितने फंड की ज़रूरत है, कितने फंड की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है। इसके लिए कंपनी शेयर इशू करती है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है शेयर, उसको इशू करती है, वो जो भी खरीदता है उसके बदले में कंपनी में पैसा लगाता है। शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक में इशू किया जाता है, पब्लिक में से जो भी उस शेयर को खरीदता है फ्री में होता नहीं है, तो वो खरीदने के पैसे कंपनी के पास में आ जाते हैं, ओके, ठीक। तो वो शेयर कितने इशू करेगी और एक शेयर की प्राइस क्या है, ओके, ये होता है, ओके। जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं और उसकी आगे की जो भी प्रोसेस होती है ना प्रोस्पेक्टस इशू करने की, इसको वैसे बोला जाता है IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है तो आपने देखा होगा IPO निकलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड में मैं जब इसको थोड़ा सा समअप करूंगा तब आपको इस कंपनी का शेयर मार्केट से क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा, ओके, ठीक है।
तो आईपीओ इसको बोला जाता है, आईपीओ निकालना। तो आईपीओ निकालने से पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होता है और आईपीओ निकालने का एक ही उद्देश्य होता है, पब्लिक से फंड रेज करना। ओके, अब कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर देती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के उस प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ते हैं, कंपनी के उस बिजनेस प्लान को अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो इन्वेस्टर होते हैं वो उस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। बहुत सारे बना देता हूं यहां पर, मान लीजिए ये पब्लिक है पूरी, ठीक है, पब्लिक में से बहुत सारे लोग उठ करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस प्रॉस्पेक्टस इशू हो जाता है, इस प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ते हैं, इस प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से न्यूज़पेपर में या फिर वेबसाइट पे जाके इसको अच्छे से पढ़ते हैं, कंपनी को पूरा बिजनेस प्लान समझते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि यार बात तो सही है, कंपनी तो अच्छी है, बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, बहुत सारे लोगों को वो बिजनेस प्लान पसंद नहीं आएगा। अब ना इंडिया में तो अपने 150 करोड़ से ऊपर है यार, यहाँ तो 10 लाख अगर शेयर इशू हो गए तो ही बहुत है। तो इस प्रॉस्पेक्टस को मान लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में इसमें से जिस भी व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो क्या करता है, इस कंपनी में पैसा लगाता है, और उसे बदले में कंपनी की तरफ से क्या मिलता है, शेयर्स। क्या मिलते हैं, शेयर्स, अंश, ठीक है। आजकल तो डीमेट अकाउंट में मिलते हैं, पहले तो फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, डीमेट अकाउंट में मिलते हैं, है ना। डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक अकाउंट होता है जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, उसमें हम पैसे रखते हैं। डीमेट अकाउंट में क्या रखा जाता है, शेयर रखा जाता है, ठीक है। तो जो शेयर इशू होते हैं वो इन शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। ओके, जैसे कोई पैसा मेरे अकाउंट में जमा कराएगा तो मेरे अकाउंट में आएगा ना, फिर वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो ऐसे कैसे शेयर्स जो होते हैं वो डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। ओके, जो लोग शेयर खरीदते हैं उसके बदले में वो कंपनी में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, मनी लगाते हैं, रुपए लगाते हैं, ठीक। शेयर्स खरीदने के बदले में जो पैसा लगाया जाता है उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश पूंजी। तो इन लोगों के डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाता है और इनका पैसा कंपनी के पास में चला जाता है। तो यहां पर एक नाम देखा आपने, मैंने क्या बोला, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये लोग जो है, इसका मतलब ये लोग जो हैं, थोड़ा इसको इधर करते हैं, ये लोग जो हैं ये कौन हो गए, ये हो गए शेयर होल्डर, शेयर को होल्ड करने वाले, इनको बोला जाता है शेयर होल्डर, या इनको बोला जाता है मेंबर, कंपनी के मेंबर्स, यानी कि अंशधारी या सदस्य। ये कंपनी के अंशधारी हैं या सदस्य हैं, ओके, क्योंकि इनके पास कंपनी का क्या पड़ा है, शेयर पड़ा है। ओके, अब इनके पास शेयर पड़ा है, पैसा लगा दिया है, और पैसा जो लगाया उसको मैंने बोला है शेयर कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी। अब कोई भी व्यक्ति अगर पूंजी लगाता है कहीं पर तो उसको क्या बोला जाता है, ओनर, स्वामी। तो ये कंपनी के ओनर होते हैं, स्वामी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन एक नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। मान लेते हैं कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए, कितने किए, 10 लाख शेयर, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो 10 लाख शेयर हुए इशू, और कंपनी के पास में कितने रुपए आ गए, 1 करोड़ रुपए आ गए, 1 करोड़। अगर 1 करोड़ शेयर इशू करेंगे तो 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ऐसे एक शेयर 10 रुपए का है। तो मान लेते हैं कंपनी के पास में 1 करोड़ रुपए आ गए, मनी रिसीव हो गई, और कंपनी के पास में क्या आ गई, शेयर कैपिटल यानी कि फंड आ गया, शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी के पास में आ गई अंश पूंजी। ओके, आईपीओ इशू किया और आईपीओ के थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू किया और कंपनी के शेयर इशू हो गए, लोगों ने पैसा लगाया, ये शेयर होल्डर बन गए, कंपनी के मालिक बन गए, और कंपनी के पास पैसा आ गया। अब पैसा जिस उद्देश्य के लिए चाहिए था वो उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे प्रोसेस होगा। तो आगे जो ये डायरेक्टर हैं कंपनी का, ये देखो ये डायरेक्टर है ना, यहाँ पर मैं पेन चेंज करता हूँ, देखो ये वाला डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर है, हाँ ये डायरेक्टर आगे कार्रवाई करता हुआ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कि इसके पास शेयर कैपिटल आ गई। अब डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी की बुलाएगा एजीएम, क्या बुलाएगा, एजीएम। एजीएम क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि वार्षिक साधारण सभा।
इस एजीएम में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये मीटिंग है ना, मीटिंग में तो कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? कंपनी के शेयर होल्डर। कौन से वाले? इक्विटी वाले। आगे बताऊंगा टाइप्स, दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, वैसे भी आपने पढ़ाई होगा 11th-12th के अंदर। तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं इनको इस एजीएम के अंदर राइट्स होते हैं किस चीज़ के? एक तो पार्टिसिपेट करने के, ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वोट देने के, वोटिंग देने के, मत देने के। ये कुछ ऐसे और भी राइट्स होते हैं, लेकिन कुछ बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, ये राइट्स होते हैं इनको। तो एजीएम में ये सारे शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद में इनको राइट्स होता है कि वो कंपनी के अंदर उस मीटिंग में आए और कंपनी के जो है लेखे वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और कंपनी के जो भी डिसीजन होता है, निर्णय होता है, उसमें वोट भी देते हैं। तो फिर एजीएम के अंदर कंपनी के सारे मालिक, ये शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक ही थे, मैंने बोला ना स्वामी है, इन्होंने पैसा लगाया, ये एजीएम में आते हैं और जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं, जितने भी निर्णय लेने होते हैं, वो सारे के सारे निर्णय जो है इनकी वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। जैसे ये डायरेक्टर जो है, इसको अपॉइंट, नया डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, या जो पैसा आया है, फंड आया है, उसका यूज़ कैसे करना है, उसे कौन सी एसेट्स परचेज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आगे बिजनेस में अब क्या क्या करना है, मैनेजमेंट को अपॉइंट करना हो गया। यानी कि वो मीटिंग में आते हैं और डायरेक्टर जो प्रॉब्लम्स लेके आता है उसके ऊपर वोटिंग के थ्रू निर्णय ले लेते हैं, है ना। तो वोटिंग भी दो तरीके से की जाती है, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पास करना। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन पास करना। एजीएम में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास होते हैं। रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हुए होते हैं, वो सारे एजीएम के अंदर वोटिंग के थ्रू पास होते हैं। ये प्रस्ताव भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ओआर यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि सामान्य प्रस्ताव, एक होते हैं एसआर यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव। इसमें अगर वोटिंग 51% से ज़्यादा हो जाती है तो ओआर पास होता है, और इसको पास कराने के लिए 75% से ज़्यादा वोटिंग की ज़रूरत होती है। 75% हाँ में वोट करेंगे तब वो निर्णय लिया जाएगा, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से एजीएम के अंदर सारे के सारे डिसीजन, निर्णय लिए जाते हैं। और उसके बाद में जो भी डायरेक्टर्स, और भी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, तो जो लोग अपॉइंट हो जाते हैं कंपनी के, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट होता है, एमजीटी मतलब मैनेजमेंट, वो व्यापार करता है। शेयर होल्डर व्यापार नहीं करते, वो बस मीटिंग में आते हैं, अपने घर चले जाते हैं। क्या कोई शेयर होल्डर में से ही डायरेक्टर बन सकता है? यस, बन सकता है। ओके, यस बन सकता है। ओके, ठीक है। तो वो डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको अलग से रेम्युनेशन वगैरह भी मिलता है, वो व्यापार करते हैं, पूरे साल व्यापार करते हैं, और पूरे साल व्यापार करने के बाद में बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के बाद में एंड में जब ईयर एंड होता है, जब ईयर एंड होता है तो अकाउंट्स तैयार करते हैं, पूरे लेखे जोखे तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार कर देते हैं, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट, कैश फ्लो वगैरह, और कंपनी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद में, और इसमें हेल्प कौन करता है? सीए, ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी में यही काम करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद में वापस से बुलाई जाती है एजीएम, और इस एजीएम में नेक्स्ट जो एजीएम होती है उसके अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर को नोटिस जाता है। बिना नोटिस तो कैसे आएंगे? डायरेक्टर को नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस देने के बाद सारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, मेंबर्स, शेयर होल्डर वर्ड अच्छा नहीं रहता है, मेंबर बोला जाता है, सारे मेंबर आ जाते हैं, और ये सारा एजीएम के अंदर मेंबर्स के सामने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख दी जाती है, और बताया दिया जाता है कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, कंपनी ने ये सेल्स करी, अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किन लोगों को अपॉइंट करना है, किन को हटाना है, वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं। बट मेन मैं यहाँ पर जो आऊँगा वो आऊँगा कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी उसमें से कितना डिविडेंड देगी। अब आप बोलोगे डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। लाभांश किसको दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है, देखो इधर, लाभांश किसको दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है इन शेयर होल्डर्स को। देखना यहां पर ये जो लाभांश होता है ना, ये क्या होता है? प्रॉफिट, जैसे जो सेल होती है उसमें सारे खर्चे लेस हो जाते हैं, सब कुछ लेस करने के बाद में एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स के अंदर, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर में बांटना है या नहीं, ये भी फैसला लिया जाता है।
अगर नहीं बांटना है लाभ को, हो सकता है वापस कंपनी में लगाना हो, शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि भैया कंपनी में लगा दो, तो इसके लिए रिजोल्यूशन यानी कि निर्णय लेने के लिए वोटिंग करवा दी जाती है, प्रस्ताव पास करवा दिया जाता है। प्रस्ताव में लिखता है कि कुछ डिविडेंड दे दो या पूरा डिविडेंड दे दो या नहीं दो, वो जो भी है वो शेयर होल्डर्स मिलकर के डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कंपनी का पूरा काम चलता है, इस तरीके से कंपनी में सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी का एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। वो ये आ रहा होगा कि सर इनका क्या हुआ, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, किसने बनाई थी? प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स आपको दिख रहे, ये रहे प्रवर्तक, प्रमोटर्स, इनका क्या हुआ? वैसे कंपनी का जब जन्म होता है, यानी कि जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सिन नंबर मिल जाते हैं, तो उसके बाद में प्रमोटर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कंपनी बनाई की, क्योंकि प्रमोटर भी आगे जाके क्या कर देते हैं, कंपनी जब शेयर इशू करती है, आईपीओ निकालती है, ये देखिए कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस इशू करके आईपीओ निकाला था और कंपनी ने शेयर इशू किए थे, तो इसमें से प्रमोटर्स ने भी शेयर्स खरीद लिए थे और प्रमोटर को अपने बिजनेस पे ज़्यादा भरोसा था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा शेयर खरीदे होंगे, तो उनके पास वोटिंग राइट भी वगैरह ज़्यादा होगा। ओके, हो सकता है इन प्रमोटर में से ही डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि इसका ही प्लान है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर मामला आता है कि ये जो शेयर मार्केट है इसका यहाँ क्या लेना देना है, शेयर मार्केट का क्या लेना देना है इन कंपनीज के साथ में। तो देखो बेटा, मार्केट दो तरीके के होते हैं, इसको आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार, और एक होता है सेकेंडरी बाजार, सेकेंडरी मार्केट यानी कि द्वितीयक बाजार। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल के लिए OLX क्या है, सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंड हैंड सामान मिलता है वहाँ पर। लेकिन आप अगर नया सामान लेके आ रहे किसी दुकान से तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया। आया समझ में? तो कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण, प्रविवरण। क्यों? और प्रोस्पेक्टस जो इशू करते हैं उसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो कंपनी पब्लिक में क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस यानी कि पब्लिक में क्या करती है? शेयर इशू करती है और बदले में शेयर कैपिटल ले लेती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि कंपनी जो है पब्लिक में शेयर इशू करती है और वहाँ से शेयर कैपिटल अपने पास लेती है और उससे बिजनेस करती है, ये होता है सब प्राइमरी मार्केट के अंदर। ये आईपीओ के थ्रू होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू होता है। तो आईपीओ जो निकलता है वो प्राइमरी मार्केट में निकलता है। और कंपनी एक बार शेयर इशू करती है, रोज रोज नहीं करती है, फिर बिजनेस करेगी कि शेयर इशू करते रहेगी। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैसा लगाया होगा, ओके, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जितने लोगों ने भी पैसा लगाया ना, उनको 10 रुपए में शेयर मिल गया। किसी ने 1000 शेयर खरीद लिए, किसी ने 2000, किसी ने 3000, किसी ने 4000, ऐसे करके कंपनी के 1 लाख या 10 लाख जो भी शेयर थे वो खरीद लिए, ओके, और कंपनी के सब शेयर होल्डर बन गए। अब सेकेंडरी मार्केट में जो वो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, जो कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर हैं, अगर वो अपना शेयर बेचना चाहे तो कंपनी को थोड़ी बोलेंगे ये ले तेरे 1000 शेयर मेरे को मेरे पैसे वापस दे। ऐसा नहीं होता बेटा। कंपनी से जो उसका ऑनर है वो कैपिटल थोड़ी निकाल सकता है। आप अपने व्यापार से पूंजी निकाल देंगे, व्यापार बंद हो जाएगा ना, तो कंपनी से नहीं मांग सकता। अब अगर यहां जो शेयर होल्डर है जिनके पास कंपनी के शेयर पड़े हैं, वो क्या अगर अपना शेयर बेच करके पैसा लेना चाहे तो वो आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, है ना। आप नया सामान लेके आए, अब वापस थोड़ी दे दोगे, अब सेकेंड हैंड हो गया है, उसको कहाँ बेचोगे? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो बस जिन लोगों को कंपनी के शेयर खरीद तो लिए लेकिन उनको लगता है कि नहीं मुझे बेचने हैं, तो वो आते हैं सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि शेयर मार्केट में। और अपने इंडिया के अंदर ऐसे 2 एक्सचेंज बने हुए हैं, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं। इन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके लोग क्या करते हैं? अपने शेयर को एक्सचेंज करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास शेयर पड़ा है, कंपनी से खरीद लिया था। कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिला था उस टाइम, या वो उस टाइम चूक गए थे,
तो कुछ लोग यहाँ पर है सेलर, बेचने वाले जिनके पास शेयर पड़ा है, कुछ है बायर, खरीदने वाले। तो ये लोग बेच देते हैं, ये लोग खरीद लेते हैं, और ये जो डील कराता है ये कौन कराता है? ये BSE और NSE कराता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और वो फ्री में नहीं कराता, इसके बदले में कमीशन लेता है। ओके, इतना ही। तो ये जो शेयर मार्केट है ये सेकेंडरी मार्केट है। अब कंपनी का यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर शेयर के भाव रोज ऊपर नीचे होते हैं। क्यों? अगर किसी शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब बायर बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है और बेचने वाले बहुत कम है, तो वो शेयर की प्राइस हाई हो जाती है। वो 10 रुपये का शेयर 1000 रुपये का भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी शेयर की सेलर बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने वाले को ये नहीं, इंटरेस्टेड है नहीं, तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे, शॉर्ट टर्म में डिमांड एंड सप्लाई पे काम चलता है, लॉन्ग टर्म में काम चलता है कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। ओके, तो वैसे हमारा शेयर मार्केट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आपने यहाँ तक अगर लेक्चर कंटिन्यू देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, अच्छा नॉलेज और सिंपल लैंग्वेज में मिला होगा, और आप ये नॉलेज और बच्चों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।